सबको नमस्ते। वापसी पर स्वागत है। आज मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत ही गहन है। हम आज के वर्षों की सबसे दिलचस्प थ्रिलर श्रृंखलाओं में से एक में गोता लगाने जा रहे हैं। स्क्विड गेम 2021 वांग डोंग ह्युक द्वारा निर्देशित और ली जंग जे, पार्क हे-सू और वी हा-जून अभिनीत ये श्रृंखला पहली नज़र में बहुत मासूम लगती है। बस लोग खेल खेल रहे हैं। लेकिन जल्द ही वे खेल जीवित बचने की लड़ाई में बदल जाते हैं। हम कदम दर कदम ये पता लगाएंगे कि ये सब कैसे शुरू होता है और क्यों कुछ भी उतना सरल नहीं है जितना लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू नहीं होती एक गोली की आवाज़ से या चीख से, बल्कि कुछ बहुत ही साधारण से शुरू होती है। एक मध्यम आयु का आदमी सियोंग गी-हुन जीवन में लड़खड़ा रहा है। वो कंगाल है, तलाकशुदा है और कर्ज में डूबा हुआ है। भीड़-भाड़ वाली सड़क पर उसके कदमों की आवाज़ गूंजती है जब वो अपने पास के थोड़े से पैसे को जुए में हारने की जल्दी में होता है। हर बार जब वो दांव लगाता है, हर बार जब पासा लुढ़कता है, आप लगभग उसके दिल की धड़कनों को तेज होते हुए सुन सकते हैं। गी-हुन कोई नायक नहीं है, वो बस मजबूर है, और मजबूरी की एक आवाज़ होती है। वो आ भरना जब उसकी माँ उसे पैसे उधार लेने के लिए डांटती है, उसकी छोटी बेटी की चुप्पी जब वो उसका जन्मदिन का तोहफा नहीं खरीद सकता, साहूकारों की ताना मारती हंसी जब वो मेज पर मुक्के पटकते हैं। पृष्ठभूमि में सियोल जीवंत है, नियोन लाइट्स, व्यस्त सड़कें, लेकिन गी-हुन के लिए हर रोशनी उसकी विफलताओं की याद दिलाती है। उसकी दुनिया टूट रही है और उसे पता भी नहीं है कि ये और भी अंधेरा होने वाली है। लेकिन वो अकेला नहीं है। पूरे शहर में उसके जैसे ही अन्य लोग, कर्ज, विश्वासघात और निराशा से पिसे हुए पुरुष और महिलाएं अपने अपने शांत त्रासदियां जी रहे हैं। एक व्यवसायी जिसने सम्मान खो दिया, एक प्रवासी मजदूर जिसे उसके मालिक ने धोखा दिया, एक युवा औरत जो एक निर्दयी व्यवस्था से भाग रही है। सबकी कहानियां अलग, लेकिन निष्कर्ष एक, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और जल्द ही उनके रास्ते एक जगह पर मिलेंगे। लेकिन आगे जो होगा वो सब कुछ बदल देगा। एक शाम गी-हुन मेट्रो स्टेशन पर उदास बैठा होता है, उसके कंधे भारी, आंखें खोखली। तभी एक अजनबी एक स्मार्ट सूट में उसके पास आता है। वो विनम्रता से मुस्कुराता है, लगभग बहुत ज्यादा विनम्रता से, हाथ में एक छोटा सा मुड़ा हुआ लिफाफा लिए। वो गी-हुन को एक साधारण बच्चों के खेल डकजी के लिए चुनौती देता है। एक मुड़े हुए कागज के वर्ग को पलटो, जीतो तो पैसे मिलेंगे, हारो तो कीमत चुकानी होगी। चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की कीमत। उस थप्पड़ की आवाज़ खाली स्टेशन में गूंजती है, फिर और फिर, तब तक जब तक गी-हुन, जिसका चेहरा लाल और जलन से भरा है, आखिरकार नहीं जीत जाता। अजनबी मुस्कुराता है और उसे लिफाफा देता है। अंदर पैसे और एक अजीब कार्ड, एक फ़ोन नंबर, कोई स्पष्टीकरण नहीं। गी-हुन की उंगलियां कार्ड को पकड़ते हुए कांपती हैं। उसे अभी नहीं पता कि ये और भी ज्यादा खतरनाक चीजों में पहला कदम है। और वो अकेला नहीं है, पूरे शहर में दूसरे लोगों के पास भी इसी तरह से संपर्क किया जा रहा है। हरेक को एक जैसा प्रस्ताव दिया जा रहा है, हरेक को गरीबी और विफलता के एक जैसे निशान ढो रहे हैं। जब गी-हुन आखिरकार नंबर पर कॉल करता है, एक शांत आवाज़ जवाब देती है। उसे एक विकल्प दिया जाता है, खेल में शामिल हों और अकल्पनीय पैसा जीतो, कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त, एक नई शुरुआत करने के लिए पर्याप्त और टूटे हुए जीवन को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त। वो सहमत हो जाता है और ऐसे ही एक काली वैन आकर लुक जाती है। दरवाज़ा खुलता है, अंदर लोग बेहोश बैठे हैं, उनके सर झुके हुए हैं। एक मास्क पहने आदमी गैस का छिड़काव करता है और गी-हुन की दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। जब वो होश में आता है तो वो अब सियोल में नहीं है। वो एक सख्त चारपाई पर लेटा हुआ है, जिसके चारों ओर हरे ट्रैकसूट में सैकड़ों अजनबी हैं। दीवारें खाली हैं, हवा ठंडी है और ऊपर से कैमरा निगाहें रखे हुए है। पंक्तियों में लगे बिस्तर एक सेना की बैरक जैसे लगते हैं। हर कोई उलझा हुआ, डरा हुआ दिखता है, उन सवालों को फुसफुसाता हुआ जिनका वो जवाब नहीं दे सकते। वे कहाँ हैं? उन्हें यहाँ किसने लाया? और सबसे महत्वपूर्ण, आगे क्या होगा?
लेकिन जवाबों से पहले कमरे में एक आवाज गूंजती है। गुलाबी जंपसूट और काले मास्क पहने लोग अंदर आते हैं। उनके कदम तेज, एक समन्वय में जैसे सैनिक हों। वे नियम समझाते हैं। हर एक को खेलों की एक श्रृंखला में भाग लेना होगा। जीतो तो आगे बढ़ो, हारो तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। इनाम 45.60 बिलियन वॉन। एक कल्पना से परे भाग्य। कुछ नर्वस होकर हंसते हैं, कुछ को यकीन नहीं होता। लेकिन जल्द ही वे सीखेंगे कि खत्म होने का वास्तव में क्या मतलब होता है। और जब वे सीखेंगे तो डर सब कुछ पर हावी हो जाएगा। विशाल बाहरी मैदान में ले जाया जाता है। पहली नज़र में ये एक विशाल खेल के मैदान जैसा लगता है। दीवारों पर चमकीले आसमान पेंट किए हुए, जूतों के नीचे नरम रेत। दूर के छोर पर एक विशाल गुड़िया खड़ी है, जिसका सिर दूर की ओर है। नियम सरल लगते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। जब गुड़िया ग्रीन लाइट कहती है, तुम चलते हो। जब वो रेड लाइट कहती है, तुम रुक जाते हो। समय सीमा के भीतर फिनिश लाइन पार करो और तुम जीत जाओगे। हर कोई नर्वस होकर खिसकता है। एक बच्चों का खेल, पैसे के लिए, ये इतना बुरा नहीं लगता। संकेत शुरू होता है। ग्रीन लाइट, पैर घिसटते हैं, हवा में हंसी भर जाती है। फिर रेड लाइट, एक आदमी आगे की ओर लड़खड़ाता है, कदम के बीच में ही पकड़ा जाता है। गुड़िया का सिर घूमता है। मैदान में एक तेज दरार की आवाज गूंजती है। वो आदमी गिर जाता है। सन्नाटा। कुछ की सांसें अटक जाती हैं। कुछ हंसते हैं, ये सोचकर कि एक मजाक है। लेकिन फिर उसके नीचे खून जमा होने लगता है। दहशत फैल जाती है। खिलाड़ी चीखते हैं, बाहर निकलने के लिए भागते हैं। गोलियां गड़गड़ाहट की तरह चलती हैं। एक के बाद एक शरीर रेत में गिरते हैं। हवा खून की मेटालिक गंध से और उनके मायूस चीखों से भर जाती है, जिन्हें बहुत देर से एहसास होता है ये कोई खेल नहीं है। गिहुन सहम कर रुक जाता है, कांपता हुआ। उसके कानों में उसके दिल की धड़कन गूंजती है। उसके आसपास लोग भीख मांगते हैं, रोते हैं और मरते हैं। बचे हुए लोग जल्दी ही सीख जाते हैं कि केवल तभी आगे बढ़ो जब सुरक्षित हो, और कभी भी संकोच न करो। मिनट दर मिनट समूह सिकुड़ता जाता है। कुछ फिनिश लाइन से इंच भर दूर गिरते हैं, उनकी आंखें डर से फैली हुई हैं। अन्य खुद को आगे खींचते हैं, पसीना आंसुओं में मिल जाता है। जब अंतिम घंटी बजती है तो केवल एक अंश बचता है। गिहुन बेदम उनके बीच खड़ा होता है, जिंदा लेकिन हिला हुआ। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हैं, सच्चाई का एहसास करते हुए। ये मज़े के बारे में नहीं है, ये जिंदा रहने के बारे में है। और जिंदा रहने की कीमत उनकी कल्पना से कहीं अधिक होगी। लेकिन सबसे बुरा अभी शुरू ही हुआ था। बचे हुए लोग छात्रावास में वापस लड़खड़ाते हैं। उनके चेहरे पीले हैं, हाथ अभी भी कांप रहे हैं। एक ही खेल में 200 से ज्यादा लोग खत्म हो गए हैं। हवा दुख से, लेकिन साथ ही गुस्से से भारी है। वो मास्क वाले गार्डों पर चिल्लाते हैं, तुमने हमें धोखा दिया, तुमने कभी नहीं बताया कि मौत कीमत थी। लेकिन गार्ड उन्हें याद दिलाते हैं, तुमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, तुम खेलने के लिए सहमत हुए थे, तुमने ये चुना। एक पल के लिए खिलाड़ियों को वोट दिया जाता है, रहो या छोड़ो, और एक चौंकाने वाले मोड़ में बहुमत छोड़ने का विकल्प चुनता है। गिहुन, अली, सांगवू, सेबयक, वे बाहरी दुनिया में अपने टूटे हुए जीवन में लौट आते हैं। लेकिन आज़ादी आज़ादी जैसी नहीं लगती। गिहुन को अपना कर्ज उसका इंतजार करता मिलता है। उसकी माँ की बीमारी बढ़ती जा रही है, उसकी बेटी और दूर जाती जा रही है। सेबयक के पास अभी भी अपने परिवार को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। अली बिना भुगतान के और धोखा खाया हुआ अभी भी अपने बच्चे का पेट नहीं भर सकता। और सांगवू, जो एक बार प्राउड व्यवसायी था, अब एक वांटेड अपराधी है। बाहरी दुनिया सिर्फ एक और खेल है, क्रूर, निर्दय, उनके खिलाफ जमा हुई। और एक के बाद एक वे एक ही विकल्प चुनते हैं, वापस उसी बुरे सपने में लौटना। परिसर के अंदर वापस इनाम की राशि का खुलासा किया जाता है। छात्रावास के ऊपर लटका एक विशाल कांच का गुल्लक। हर मौत से और नकदी जुड़ती है। सिक्कों के गिरने की आवाज़ एक प्रश्न चिन्ह की तरह गूंजती है। हर खोया हुआ जीवन किसी और के लालच को खिलाता है। और इस बार वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगली चुनौती भ्रमित करने वाली मासूम लगती है। प्रत्येक खिलाड़ी एक आकृति चुनता है, वृत्त, त्रिभुज, तारा या छाता। केवल बाद में उन्हें कार्य का पता चलता है। एक पतली हनीकोम कैंडी से आकृति को बिना तोड़े उत्कीर्णन। तनाव असहनीय है। सुई भंगूर कैंडी के खिलाफ खरोचती है। दरार, और तुम मर गए। माथे से पसीना टपकता है, हाथ कांपते हैं। कुछ चुपचाप रोते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कैंडी ना टूटे।
जब एक खिलाड़ी का छाता टूट जाता है, गोली की आवाज़ गूंजती है। उनके पीछे की दीवार पर खून छिड़क जाता है। गिहुन कैंडी को चाटता है, अपनी सांस से उसे नर्म करता है, धीरे धीरे किनारों को पिघलाता है। गार्डों के पास आते ही उसका दिल धड़कता है। राइफलें तैयार। आखिरकार सेकंड बचते हैं। वो छाते को ऊंचा करके पकड़ता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। टूटती कैंडी की आवाज़ हवा में भर जाती है, जिसके बाद और गोलियां चलती हैं। बचे हुए लोग एक और सच्चाई जानते हैं। इस जगह पर किसी भी साधारण बचपन के खेल को भी हथियार बनाया जा सकता है। और विश्वास टूटने लगता है। छात्रावास में खिलाड़ी सो नहीं पाते। अंधेरे में फुसफुसाहट भर जाती है, फिर चीखें। एक आदमी भोजन को लेकर दूसरे को मार देता है और गार्ड कुछ नहीं करते। खिलाड़ियों को एहसास होता है कि खेल केवल मैदानों तक सीमित नहीं है, हिंसा अनुमति है, यहाँ तक कि प्रोत्साहन भी। पैनिक फैल जाता है, लाइटें झपकती हैं और बंद हो जाती हैं। अफरा तफरी मच जाती है। लोग जो कुछ भी हथियार के रूप में पा सकते हैं उसे पकड़ लेते हैं। शरीर फर्श पर गिरते हैं, गले काटे जाते हैं, खोपड़ियां चकनाचूर हो जाती हैं। गिहुन सेबयत अली और सांगबू के साथ सिमट जाता है, एक नाजुक समझौते बनाते हुए। अंधेरे में विश्वास ही उनका एकमात्र बचाव है। सुबह तक दर्जनों और लोग मर चुके होते हैं। गुल्लक और मोटी हो जाती है और खिलाड़ी समझ जाते हैं वे केवल खेलों में नहीं लड़ रहे हैं, वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगली चुनौती जमीन से ऊंचे स्टील के प्लेटफॉर्म पर होती है। खिलाड़ियों को 10-10 के दल में बांटा जाता है। प्रत्येक समूह को रस्साकशी का खेल खेलना होगा, एक ऐसी रस्सी पर जो खाई पर तनी हुई है। हारने वाला पक्ष केवल खेल ही नहीं हारता, वे अपनी मौत की ओर गिर जाते हैं। गेहूं की टीम लाचार लगती है। एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और अन्य जो देओक्सू के मजबूत आदमियों के गिरोह से कमजोर लगते हैं। डर तेजी से फैलता है, लेकिन बूढ़ा आदमी खिलाड़ी 001 उन्हें चौंका देता है। एक शांत मुस्कान के साथ वो रणनीति समझाता है। पीछे झुको, रस्सी को कसकर पकड़ो, अपना केंद्र नीचे रखो और कभी भी ताल न खो। खेल शुरू होता है। जूते स्टील के फर्श पर रगड़ते हैं, रस्सी के रेशे खींचते और चरमराते हैं। चेहरों से पसीना बहता है। गेहूं की टीम किनारे की ओर और करीब खींचती जाती है, मौत बस कुछ इंच दूर। तभी सांगू जिम्मेदारी लेता है। वो अंतिम आदेश देता है, 3 कदम आगे बढ़ो। टीम अनुपालन करती है, दुश्मन को अचंभित कर देती है। एक आखिरी हताश झटके के साथ वो खींचते हैं। देओक्सू की टीम खाई में गिर जाती है, उनकी चीखें सन्नाटे में डूब जाती हैं। गेहूं हाफता हुआ गिरता है, राहत उन पर छा जाती है, लेकिन दोष भी। जीत का मतलब जिंदा रहना है, लेकिन 10 और जीवनों का बोझ भी। खिलाड़ियों को एक साथी चुनने को कहा जाता है। हर कोई मानता है कि वो मिलकर काम करेंगे, लेकिन फिर क्रूर मोड़ का खुलासा होता है। प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगा, केवल एक ही बचेगा। गेहूं की जोड़ी बूढ़े आदमी के साथ बनती है, सेबयक की जियोंग के साथ एक शांत युवा महिला जिसने पहले बार ही बोला था। अली वफादार और कोमल सांगबू के साथ साथी बनता है। प्रत्येक जोड़े को कंचे दिए जाते हैं और कहा जाता है, कोई भी खेल खेलो जो तुम चाहो, जो भी कंचों के साथ खत्म होगा वो जीत जाएगा। सेब्योक और जियोंग एक साथ बैठते हैं, प्रतिस्पर्धा के नहीं अपनी जीवन कहानियां साझा करते हैं। जियोंग अंततः खुद का बलिदान देती है, सेब्योक को जीतने देती है। सेब्योक की चेहरे पर आंसू बहते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसे जीवन का एक मौका तो मिल गया है, लेकिन एक दोस्त खो दिया है। सांगू हताश और निर्दयी अली को उसके कंचे सौंपने के लिए धोखा देता है। अली को बहुत देर से एहसास होता है, विश्वासघात उसके चेहरे पर लिखा होता है जब गार्ड उसे घसीट कर ले जाते हैं। इस बीच गियून बूढ़े आदमी के साथ निष्पक्ष रूप से खेलने के लिए संघर्ष करता है, जो भ्रमित और कमजोर लगता है। लेकिन फिर एक दिल दहला देने वाले खुलासे में बूढ़ा आदमी एक जानकार भरी मुस्कान के साथ अपना आखिरी कंचा सौंप देता है, अपनी नियति को स्वीकार करते हुए। गियून बच जाता है, लेकिन उसकी आत्मा कुचली हुई महसूस करती है। जब गोलियों की आवाज मैदान में गूंजती है तो आधे खिलाड़ी खत्म हो चुके होते हैं। छात्रावास पहले से ज्यादा खाली लगता है। कांच के पैनलों से बना एक विशाल पुल एक गहरी खाई के ऊपर फैला हुआ है। प्रत्येक जोड़ी में एक कांच की टाइल टेम्पर्ड और मजबूत होती है, दूसरी किसी व्यक्ति के वजन के नीचे टूट जाएगी। खिलाड़ियों को पार करना होगा, एक बार में एक, हर कदम पर अंधाधुंध चुनाव करते हुए। डर उन्हें जकड़ लेता है जब उन्हें एहसास होता है कि ये ज्यादातर भाग्य है। एक के बाद एक लोग गिरते हैं, उनकी चीखें नीचे अंधेरे में गूंजती हैं। कांच टूटता है, तेज क्षत्रिपण टुकड़े उन पर बरसते हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। समय खत्म होते ही दहशत फैल जाती है।
द्योक्स आगे बढ़ने से इनकार करता है, पुल को अवरुद्ध करता है। लेकिन मिनियो, वो औरत जिसे उसने कभी छोड़ दिया था, उसे अपनी बाहों में भर लेती है। बदला लेने के एक अंतिम कार्य के साथ वो उसे अपने साथ नीचे खींच लेती है। दोनों अपनी मौत की ओर गिरते हैं। बिल्कुल अंत में केवल गियून, सांगवू और सेब्योक ही पार कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही पीछे का पुल फट जाता है, कांच के टुकड़े उनके शरीर में घुस जाते हैं। सेब्योक बुरी तरह घायल हो जाती है, उसके पास से खून स्रावित हो रहा है। बचे हुए लोग लड़खड़ाते हुए दूर जाते हैं, हिले हुए और टूटे हुए। कांच का पुल उनके पीछे टूट जाता है, केवल गियून, सांगवू और सेब्योक को जीवित छोड़कर। रात खामोश है, लेकिन उनके दिल धड़क रहे हैं। मैदान के फर्श पर खून के धब्बे हैं। सेब्योक विस्फोट से बुरी तरह घायल है, उसका चेहरा पीला, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। उन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं। उनके सामने एक दावत लगी होती है, स्टेक, वाइन और मोमबत्तियों वाली एक लंबी डाइनिंग टेबल। लेकिन खुशी के बजाय केवल डर है। हर चाकू, हर गिलास, हर छाया खतरनाक लगती है। गियून सेब्योक को आश्वस्त करने की कोशिश करता है और फुसफुसाता है कि वे दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे, कि वो उसकी रक्षा करेगा। वो एक हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसका शरीर दर्द से कांपता है। टेबल की दूसरी तरफ सांगवू चुपचाप खाता है, उसकी आंखें अंधेरी, उसका दिमाग पहले से ही गणना कर रहा है। बाद में उस रात गियुन सेब्योक को बहुत अधिक मात्रा में खून बहता हुआ पाता है। वो दरवाज़ा पीटता है, मदद की भीख मांगता है, लेकिन कोई नहीं आता। गार्ड ठंडे और चुप खड़े हैं। जब तक वो उसके पास लौटता है, सांगवू पहले ही अपना कदम उठा चुका होता है। एक क्रूर वार के साथ वो उसकी जान ले लेता है। गियुन गिर जाता है, गुस्से और निराशा में चीखता है। उसका आखिरी दोस्त चला गया है, अब केवल दो ही बचे हैं। मैदान एक बार फिर बदलता है। बारिश हो रही है, जमीन कीचड़ भरी है और गार्ड मैदान में कतारबद्ध हैं। अंतिम चुनौती का खुलासा होता है, स्क्विड गेम, वो बचपन का खेल जो उन्होंने कभी सड़कों पर खेला था। गियून एक तरफ खड़ा है, सांगवू दूसरी तरफ। दो बचपन के दोस्त, अब मौत के दुश्मन। नियम सरल है, आक्रमणकारी को मैदान पार करके स्क्विड के सिर में कदम रखना है, जबकि संरक्षक को उसे रोकना है। लेकिन सरलता एक क्रूर सच्चाई छुपाती है, केवल एक ही जीवित रह सकता है। वे जानलेवा रोष के साथ भिड़ते हैं। हर कदम पर कीचड़ उछलता है, मुक्के लगते हैं और शरीर जमीन पर गिरते हैं। गियून सांगवू पर काबू पाने में सफल हो जाता है, उसे कीचड़ में दबोच लेता है। उसके पास उसे मारने का मौका है, लेकिन वो संकोच करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सांगवू से रुकने को कहता है, एक साथ जाने को, इनाम की राशि को बांटने को और इस बुरे सपने को खत्म करने को। लेकिन सांगवू, टूटा हुआ और प्राउड से कंज्यूम्ड, वो अपना चुनाव करता है। अपनी आखिरी ताकत से वो खुद को गर्दन में चाकू घोंप देता है और फुसफुसाता है कि गियून को इनाम लेना चाहिए और उसकी माँ की मदद करनी चाहिए। खून बारिश में मिल जाता है जब सांगवू गिर जाता है। गियून चीखता है, उसकी आवाज़ तूफान में गूंजती है। जीत कभी भी इतनी खोखली नहीं लगी। गियून को विजेता घोषित किया जाता है। गार्ड उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और शहर वापस ले जाते हैं। उनके हाथ में एक सूटकेस रखी जाती है, अंदर पैसे के ढेर जितने वो कभी खर्च नहीं कर सकता था। लेकिन उसका चेहरा खोखला, आंखें खाली। वो घर लौटता है केवल इसलिए कि उसकी माँ मर चुकी है। वो एक व्यक्ति जिसे वो बचाना चाहता था चला गया है। पैसे का कोई मतलब नहीं रह गया। 1 साल बीत जाता है। गियून एक भूत की तरह रहता है, बिना दाढ़ी के, टूटा फूटा, हर मौत का बोझ ढोते हुए। लेकिन फिर उसे एक मिस्टीरियस कार्ड मिलता है, एक परिचित चिन्ह, गोला, त्रिकोण, चकोर। वो इसका पीछा करता है, केवल चौंका देने वाली सच्चाई का पता लगाने के लिए। मास्टरमाइंड बूढ़ा आदमी है, प्लेयर 001, वही आदमी जिसे उसने सोचा था कि वो कंचे के खेल में खो चुका है। बूढ़ा आदमी एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है, एक हल्की से मुस्कान के साथ। वो खेलों के पीछे का कारण बताता है। अमीर लोग बोर हो गए थे, उनके पास पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज थी, लेकिन जीवन मृत्यु के दांव पर लगा रोमांच नहीं था। इसलिए उन्होंने स्क्विड गेम बनाया, मजबूर लोगों को मनोरंजन में बदल दिया। गियून डर से सुनता है जब बूढ़ा आदमी अपने कार्यों का बचाव करता है, कहता है कि ये सब कुछ एक फेयर मौका था। लेकिन गियून सच्चाई जानता है, ये खेल के ऊप में प्रच्छन्न क्रूरता थी। कुछ ही पलों बाद बूढ़ा आदमी मर जाता है, गियून को पैसे और ज्ञान दोनों के असहनीय बोझ के साथ छोड़कर। गियून संभलता है, अपने बालों को चमकदार लाल रंग से रंग लेता है, क्रोध, परिवर्तन और पुनर्जीवित व्यक्ति का प्रतीक।
हवाई अड्डे पर वो आखिरकार जाने के लिए तैयार होता है, अमेरिका में अपनी बेटी को देखने। लेकिन तभी उसकी नज़र एक और मजबूर आदमी पर पड़ती है, जिसे एक स्क्विड गेम कार्ड मिल रहा है। चक्र फिर से शुरू हो रहा है, संगठन अभी भी जीवित है। गियुन कार्ड छीन लेता है, भर्तीकर्ता का सामना करता है और नंबर डायल करता है। गुस्से से उसकी आवाज़ कांपती है जब वो घोषणा करता है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, मेरा अभी अंत नहीं हुआ है। अपनी उड़ान पर चढ़ने के बजाय वो वापस मुड़ता है, अज्ञात में चल पड़ता है। तूफान खत्म नहीं हुआ है, एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है। स्क्विड गेम सिर्फ मौत और जीवित रहने के बारे में नहीं है, ये उस दुनिया के बारे में है जिसमें हम रहते हैं। खलनायक सिर्फ बूढ़ा आदमी या मास्क वाले गार्ड नहीं है, ये लालच, भ्रष्टाचार और एक ऐसी व्यवस्था की क्रूरता है जो गरीबों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है, जबकि अमीर देखते और हंसते हैं। हर कांच का कदम, हर कंचा, हर खेल वास्तविक संघर्षों का प्रतीक है। ऋण, विश्वासघात, बलिदान और कैसे समाज लोगों को मजबूर चुनावों की ओर धकेलता है। श्रृंखला हमें ये पूछने के लिए मजबूर करती है कि आप जीवित रहने के लिए क्या करेंगे, आप कितनी दूर तक जाएंगे। और ये मेरे दोस्तों, स्क्विड गेम 2021 की कहानी है। जीवित रहने, विश्वासघात और लालच की वास्तविक कीमत की एक कहानी। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस डरावनी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मुझे टिप्पणियों में बताएं, कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा हिला गया? और हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी डार्क हो सकती है।